हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 2 मौसम को समझना पढ़ेंगे। इसमें हम मौसम के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीकरण के लिए पर्याप्त है। और ये किसने कहा था? ये ऐसा कहा था मार्सेल प्रूफ फ्रांसीसी, ये उपन्यासकार थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि मौसम में परिवर्तन ही स्वयं और विश्व के नवीकरण के लिए पर्याप्त है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे। देखिए हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इसमें देखिए कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा, भारी वर्षा, तूफान, सूखा और तापलहर यानी हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियाँ किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो बताते रहते हैं कि आपको हीट वेव से किस तरीके से तैयार रहना और क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे और हमें समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले है इसमें कि मौसम और इसके तत्व। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। आप सबने देखा होगा अगर सर्दी है तो सर्दी में हम क्या गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। और अगर गर्मी है तो गर्मी में हम ऐसे आरामदायक कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे लगते हैं। और उसी के अनुसार जो हमारा शरीर है वो हमें रेस्पॉन्स करता है। तो हम बात करते हैं कि मौसम क्या है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। यानी कि देखिए किसी भी समय और किसी भी स्थान पर जो हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मौसम कहते हैं। किंतु वायुमंडल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह एक गैसीय परत है जो कुछ गिरोहों को घेरे रहती है। अगर हम बात करें कि वायुमंडल क्या है, तो यानी कि उसको हम आसान शब्दों के मतलब गैसीय परत है। और इसमें कुछ जो ग्रह हैं उनको ये घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु गैस कहते हैं। ये आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पृथ्वी की जो वायु है, जो हमारे जो वायु है, जो वातावरण में जो गैसों का जो मिश्रण है वो क्या हमारा वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। यानी कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक वाली जो परत है उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारी क्षोभमंडल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। और यही वह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियाँ, प्राणी, मानव सहित सभी निवास करते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी परत है जहाँ पे सभी वनस्पति और मानव निवास करते, तो हमारा क्षोभमंडल। और श्वास लेते हैं। इसी परत में लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और आपसे एक नंबर में यही पूछ लेता है कि मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस में होती हैं? तो होती है हमारी क्षोभमंडल में। यानी कि क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल में ही हमारी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, आपका चाहे आंधी है, तूफान है, बारिश है, सारी किस्में होती हैं क्षोभमंडल के अंतर्गत होती हैं, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। आपसे क्षोभमंडल की वो यही पूछ कि क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है 6 से 18 किलोमीटर तक वो फैला है। ध्रुवों जहाँ ठंडी वायु सिकुड़ती है पर यह परत पतली होती है, और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र पर जहाँ गर्म वायु फैलती है यह परत मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। देखो आप ये देख सकते हो, ये दे रखा है यहाँ पे, ये क्षोभमंडल है। तो इसमें क्षोभमंडल के अंदर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोभमंडल के अंतर्गत ही होती हैं। और देखिए जो ये आप एरोप्लेन उड़ता हुआ देख रहे हैं ना, ये क्षोभमंडल के ऊपर की दशा होती है, जहाँ पे जो ये हमारे एरोप्लेन है वो उड़ते हैं। जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं वहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा,
मेघाच्छित, आर्द्र, बर्फीला, तूफान इत्यादि। इनके माध्यम से मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मौसम के तत्व। तो मौसम के तत्व में पहला है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, कि वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है। दूसरा है वर्षण, प्रेसिपिटेशन, जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिमवृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। फिर है हमारा वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायु का वह दबाव जिससे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। चौथा है पवन या विंड, वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है। और फिर हमारा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, देखो सहिमवृष्टि क्या है, यानी कि जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई बारिश। ओला, आकाशीय वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओला बोलते हैं। और जलवाष्प क्या है, कि जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन न हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन पूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठफल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेंढकों की तेज टटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान, विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान का मतलब होता है कि पहले से अनुमान या पता लगा लेना। ठीक है, देखो ये कि प्रकृति के संकेत क्या होते हैं, जैसे मैं दिखा रखा मैं इस चित्र में कि चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थान पर ले जाना, इसके एक स्वाभाविक व्यवहार है कि जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन, विशेषकर भारी वर्षा का संकेत, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये चींटियाँ हैं। ठीक है, फिर ये आपके ये पश्चिमी घाट के जंगल में वर्षा की संभावना में टटराता हुआ एक मेंढक, ये आपका मेंढक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इनको दिखा रखा है। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों पर कार्य किया है। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष में कुछ घंटों, कुछ दिन अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे यह कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं। अब हम उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। अब हमारे मौसम के उपकरण। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले मौसम के उपकरण में सबसे पहले हमारा क्या है? तापमान। ठीक है, तापमापी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमापी प्राय रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज़्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। वास्तव में तापमान के रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह करने में भी किया जा सकता है, जिसमें सम्मिलित हैं। पहला है ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि, यानी कि सामान्य 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना। फिर हमारा औसत दैनिक तापमान अथवा दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या को 2 से विभाजित करने का प्राप्त माना। ठीक है, देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी। ठीक है, हम बात करते हैं वर्षण।
यदि यह समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 300 मिलीमीटर वर्षा हुई तो इसका क्या तात्पर्य है? वर्षा को कैसे मापा जाता है? तो वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। आपसे यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा के जो मापने वाला जो यंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा मापी या उसको रेन गेज बोला जाता है। ठीक है। जब वर्षा होती है तब जल संग्रह कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। जब एकत्रित किए गए जल की ऊंचाई 5 मिलीमीटर होती है तो हम कहते हैं कि क्षेत्र में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई। आप ये देख सकते हो, ये हमारा क्या है? ये वर्षा मापी है। ठीक है। फिर हमारा वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली भांति परिचित है, किंतु आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है। यह वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में ऑक्सीजन कम आने के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। यही कारण है कि लोग कभी कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना अथवा थकावट आदि का अनुभव करते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि लोगों को ऊंचाई पर चढ़ते हुए क्या होता है? सांस फूलते हैं और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है। यह कभी कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है और इसे मौसम वैज्ञानिक गर्त अथवा निम्न दबाव क्षेत्र कहते हैं जो कभी कभी तूफान अथवा चक्रवात का भी रूप ले सकता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है। यानी कि वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहा जाता है। तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। वे सामान्यतः तो कई इकाई प्रदर्शित करते हैं। वह मिलीबार है। समुद्र तट पर सामान्य वायु दाब लगभग 1013 मिलीबार होता है। 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। ठीक है। हम बात करते हैं पवन। उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की वायु का प्रवाही पवन कहलाता है। यानी कि ऊंचाई से नीचे की जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे वायु का प्रवाह या उसे हम पवन कहा जाता है। ठीक है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है। यानी कि पवन के दो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? वो है हमारा गति, ठीक है, स्पीड और उसकी डायरेक्शन। गति और दिशा दो पवन के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है। पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायन को बहुत प्रभावित करती है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण बनती है। हम पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं? पात दिक्सूचक यंत्र यानी कि विंड वेन में एक घूमने वाला फलक होता है जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब पवन सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका दिशा सूचक है ये। ठीक है। इस तरीके से ये हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को वात शंकु विंड शो कहा जाता है। वायुयान चालकों को यह उड़ान भरते, टेक ऑफ और उतरते लैंडिंग समय पवन की दिशा का संकेत देता है।
इसी तरह वात शंखों का उपयोग राख अथवा गैसीय निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण पवन वेगमापी एनीमोमीटर है। इसमें 3 अथवा 4 धातु के प्याले होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेज बहती है घूर्णन उतना ही अधिक होता है और तल पर लगा हुआ मीटर यह गिनता है कि पवन वेगमापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। फिर हमारा आर्द्रता, हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है जो वायु में जल वाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करती है। यह तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दी गई जल की अवस्था वाले पाठ का स्मरण करना चाहिए। यह हमें आर्द्रता को कैसे मापते हैं को समझने में सहायता करेगा। ठीक है। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगी तो प्राकृतिक परिस्थितियों में संभव है तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। व्यवहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80% के बीच होती है। ठीक है। लेकिन हम ऐसी संख्या को कैसे मापते हैं? यह आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है। पुनः आर्द्रगामी भी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालय में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं मौसम केंद्र या वेदर स्टेशन। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे हुए होते हैं जिससे मौसम का आकलन और निगरानी ट्रैक करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों के मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायता करता है। फिर स्वचालित मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित यंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब आदि को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों सेंसर का उपयोग करता है। ठीक है। देखो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि स्वचालित मौसम केंद्र क्या होता है, यानी कि इसमें एक ऐसे सिस्टम लगे हुए होते हैं कि जिसमें आपको कि उसकी वायु की गति क्या है, उसकी दिशा क्या है, ठीक है, वायुमंडल प्रेशर कितना है, उसको मापने के लिए उसमें जो सेंसर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। ठीक है। मौसम का सटीक पूर्वानुमान में ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यदि समुद्र में तूफानी मौसम की आशंका है तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दी जाती है, या चक्रवात की आशंका है तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ता है। ठीक है। देखिए, जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं वो मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अगर उन्हें पता लगता है कि समुद्र के अंदर कुछ तूफान आने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले जो मछुआरे होते हैं उनको नौकाओं को बाहर निकाल लिया जाता है। और यही अगर लगता है कि ज़्यादा ही है, चक्रवात आएगा, तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसको ही खाली करवा लिया जाता है। ठीक है।
चित्र 2.13 में दिए गए भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए। यह मानचित्र भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 मई 2024 को जारी किया गया था। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए और मानचित्र पर दर्शाए गए प्रतीकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, को परिभाषित करते हैं, यानी कि मौसम को परिभाषित करने वाले कौन कौन से कारक है? तापमान हो गया आपका, आर्द्रता हो गया, वर्षण हो गया, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर क्या करते हैं? मौसम को परिभाषित करते हैं। ठीक है, फिर है कि इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है। इनसे एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी, भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। फिर है कि अलग अलग समय या परिस्थिति में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान और चक्रवात के गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब। लू गर्मी में उत्तर भारत में चलने वाली तेज गर्म धूल भरी आंधी, यानी कि लू क्या है? यानी कि ये जो गर्मी के मौसम है, उत्तर भारत में जो तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको लू बोलते हैं, धूल भरी आंधियाँ बोलते हैं। ये चलते समय अथवा जंगल में आग के फैलने के समय। फिर है मौसम का जलवायु से गहरा संबंध है, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, यानी कि जो मौसम है, मौसम का जलवायु से भी एक गहराई संबंध है, इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया कि मौसम क्या है और मौसम के तत्व क्या है। ठीक है, और किनको मिलकर जो मौसम है वो बनता है। ठीक है, और मौसम की जो पूर्वानुमान है उसको हम किस तरीके से पूर्वानुमान लगाते हैं, उसके लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।